समय का सेटअप कैसा है ये समझ लेते हैं। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह, जिनके पास टेक्निकल रिसर्च में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। गौतम शाह बड़े ट्रेंड पकड़ने के लिए जाने जाते हैं और टेक्निकल्स के अलावा गौतम जी काफ़ी नज़र रखते हैं ग्लोबल मैक्रो पर। तो उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या किया जाए। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। निफ्टी 50 क्या तैयार है 25,000 या उसके ऊपर की चाल के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, लग रहा है कि 25,000 के लिए तैयारी हो चुकी है और आई थिंक एक फाउंडेशन ले किया जा रहा है। जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया है इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, आई थिंक मुझे लग रहा है कि अब मार्केट इज रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। और जिस तरह का मार्केट रहा है पिछले 5 दिनों में, आपने देखा है इंडिया विक्स 30 के लेवल से अब 13-14 के लेवल पे आ गया है। ग्लोबल मार्केट सब अच्छे कर रहे हैं, नैस्डैक अपने लाइफ टाइम हाइस पे है, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट सब अच्छे कर रहे हैं। और इंडिया का जो एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न था इलेक्शन इवेंट, वो अब निकल गया है। सो पीपल आर फीलिंग अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाजार चलना चाहिए। जो लास्ट 4 दिन में हुआ, दिस इज अ वेरी हेल्दी साइन, क्योंकि जब मार्केट एक पॉज मोड में चला जाता है हाइस पे, ये सिर्फ यही बताता है कि सेलिंग प्रेशर है नहीं और बुल्स धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहे हैं इस बाजार को और ऊपर ले जाने के लिए। 23,400 एक इंपॉर्टेंट नंबर है जहां पर मार्केट लास्ट 4 दिन से रुक रहा है। मुझे लग रहा है कि ये नंबर अगले 3-4 दिन में निकल जाएगा और जैसे ही वो निकलता है, मुझे लगता है कि 500 से 700 पॉइंट की तेजी आ सकती है। तो फर्स्ट स्टॉप विल बी अराउंड 24,000, 24,100 और इवेंचुअली अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो 25,000 मार्केट चला जाएगा। और जिस तरह से ये मार्केट ने सारे जो ग्लोबल और लोकल इश्यूज को हैंडल किया है पिछले 3 से 6 महीनों में, मुझे लग रहा है कि मार्केट ये बहुत मैच्योर हो चुका है और लिक्विडिटी एंगल इतनी स्ट्रांग है कि जब तक एक नॉर्मल सा दुनिया और इंडिया का सिनारियो है, तब तक आई थिंक बाजार चलता ही रहेगा। और अब लीडरशिप भी वापस आ रही है। आप देखिए, नए स्टॉक्स, नए सेक्टर्स, नए थीम्स अब वापस आ रहे हैं जो बाजार को ऊपर ले जा सकते हैं। तो हम तो अभी भी बुलिश है और मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ जून काफी अच्छा रहेगा और जुलाई भी अच्छा रहना चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार वो सेंसेक्स की 77,000 की कॉल दिखाएंगे एक बार जरा। आई थिंक 62-63 रुपये पे थी वो जब हम बात कर रहे थे उसकी। अब 100 पर आ गई है वो। और ये ऑप्शंस में अगर आप सही टाइम पर एंट्री करें तो ये देखिए ये 103 हो गई है वो। और ओपन इंटरेस्ट भी देखिए 16 लाख का। और स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले हुई 65 से 100, एक फास्ट मूव। बैंक निफ्टी में भी अच्छे मूव आ रहे हैं अब, और बैंक निफ्टी अब 200 पॉइंट ऊपर आ गया है। गौतम जी, बैंक निफ्टी थोड़ा तंग कर रहा है मार्केट को। सारे बाकी इंडेक्स लार्ज कैप के ऑल टाइम हाई पर हैं, बैंक निफ्टी अभी भी 1000 पॉइंट दूर है। यहाँ पर भी क्या लग रहा है कि डिफरेंशियल फिल होगा? अनुज, देखिए, हर कोई स्ट्रीट पे अभी यही सोच रहा है कि बैंक निफ्टी का अगला 500 से 1000 पॉइंट मूव क्या होगा। हमारा ये मानना है, जो हमने अपने बिग पिक्चर रिपोर्ट में लास्ट वीक डाला, कि यहाँ से बैंक निफ्टी में 10,000 पॉइंट की मूव आ रही है। तो अगर आपका 3 से 6 महीना का व्यू है तो उस मूव के लिए प्ले कीजिए। डे टू डे में माथा मत लगाइए, क्योंकि उसमें बैंक निफ्टी और मार्केट थोड़ी सी वॉलेटाइल रहेगी। क्योंकि अब जिस तरह का सेटअप बैंक निफ्टी में बना है और जिस तरह के वॉलेटाइल कंसोलिडेशन से ये सेक्टर निकला है पिछले 6 महीनों में, मुझे लग रहा है कि यहाँ से कुछ बड़ा हो जाएगा और बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। अब आप बोलेंगे क्या बैंक निफ्टी को चला सकता है, तो हमारे जो टॉप 3 पिक्स है, एसबीआई तो हमारा फेवरेट रहा ही है, जो हम आपके चैनल पे हमेशा बोलते आए हैं अगले पिछले 6-8 महीनों से। तो वहां पर मुझे लग रहा है कि 1000 प्लस प्लस की तेजी आनी चाहिए। और पहली बार 3 साल में हमारा व्यू एचडीएफसी बैंक में बदल गया है और हम बुलिश हो चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से 200 से 300 रुपए की मूवमेंट एचडीएफसी बैंक में भी आ सकती है। साथ साथ में आईसीआईसीआई बैंक का भी काफी अच्छा सेटअप है, तो वो अगर परफॉर्म करता है वो भी बैंक निफ्टी को हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा अगर आप मीडियम टर्म देखें तो यहाँ से बैंक निफ्टी में बड़ी मूव हमें लगती है। गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। यकीन मानिए, मेरे आई थिंक जहन में जो प्रश्न था उसका उत्तर आप दे चुके हैं कि बैंक निफ्टी क्या करेगा। ये शायद और परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को भी। और दूसरा प्रश्न मेरे जहन में ये था कि क्या चलाएगा, तो उसका उत्तर भी आप दे चुके हैं। अच्छा गौतम जी, जिस ब्रेकआउट की आप बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की, अगर अगले 2 महीने की इवेंट्स को देखें, स्पेशली बजट, देन आई थिंक मॉनसून प्रोसीडिंग्स, इस दौरान क्या डिलीवर कर सकता है? हम देख रहे हैं कि बहुत एग्रेशन में कैपिटल गुड्स आ चुके हैं। कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है? एलएनटी थोड़ा सा बैकफुट पे है, हालांकि बीच में पुल बैक दिया था, बट एबीबी, कमिंस, सिमंस पूरी तरीके से डिलीवर करते हुए एक एक करके सेक्टर्स को पकड़ते हैं। कैपिटल गुड्स पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? कैपिटल गुड्स मेरे हिसाब से गियर 5 अपने अपने ट्रेंड के गियर 5 में है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली मोमेंटम और स्ट्रेंथ काफी अच्छी है।
बट अगर आप चार्ट्स के हिसाब से देखें तो वहां पर चार्ट्स में इंडिकेटर्स का सपोर्ट है नहीं। तो अभी जो कैपिटल गुड्स में हो रहा है वो एक बोनस टेरिटरी में हो रहा है। इस लेवल्स पे आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हम तो ये रेकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर कैपिटल गुड्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में चले जाएंगे। नो डाउट ये सब सारे स्टॉक्स आर वेरी गुड फॉर द इंडिया स्टोरी। अगर आपका 3 से 5 साल का व्यू है तो इसमें बने रहिए, बट अगर आप 3 से 6 महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो कैपिटल गुड्स और रियल एस्टेट में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना बनता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अब नए सेक्टर्स आ रहे हैं। आपने देखा होगा जून 4 के बाद कैसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स धीरे धीरे आ रहे हैं। पेपर स्टॉक्स में मूवमेंट देखिए, ऑटो एंसरी देखिए, शुगर देखिए, फर्टिलाइजर देखिए। तो क्लियरली एक मार्केट का एक वर्डिक्ट है कि अब पैसा नए थीम्स में जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि बजट तक और बजट के बाद आई थिंक एक नए थीम का एक सिनारियो रहेगा। सो हमारा फेवरेट तो देखिए अभी मेटल्स, फार्मा, एफएमसीजी और बैंक्स है, तो हम तो इसमें कमिटमेंट करने की रिकमेंडेशन देंगे। बाकी सेक्टर्स जो काफी चल चुके हैं पिछले 3 से 6 महीनों में, वहां पर हम उतने कंफर्टेबल नहीं है। जैसे पीएसयू हुआ, आई थिंक वहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ये पॉइंट ठीक करूँ कैपिटल गुड्स गौतम। अच्छा एक और स्पेस सीमेंट, ये भी स्पेस काफ़ी एग्रेसिव है। आज न्यूज़ फ्लोज में अगर आप देखें कंपनियां एमएनए के लिए आगे बढ़ रही हैं और अल्ट्राटेक सीमेंट के पास एक लीडरशिप है। पिछले 10 दिन का सबसे स्मार्ट मूवर रहा है ये स्पेस का। इसमें से मतलब सीमेंट स्पेस पे आपका टेक और आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स क्या रहेंगे? देखिए सीमेंट ओवरऑल अच्छा लग रहा है। आई थिंक एक और थीम जो निकल के आई है पिछले 10 दिनों में वो है हाउसिंग का थीम। अगर आप देखिए हाउसिंग और पर्टिकुलरली अफोर्डेबल हाउसिंग का जो थीम है, आई थिंक उसके जो सारे स्टॉक्स है उसमें हमने ब्रेकआउट देखा है। और क्योंकि हम गोल्डीलॉक्स में कस्टम इंडेक्स बनाते हैं, वो हम उस कस्टम इंडेक्स से एक पता चल रहा है कि हाउसिंग एक नई बड़ी थीम आ रही है। और अगर ये प्ले आउट होता है तो इसके जो प्रॉक्सी स्टॉक्स होते हैं विच इज ऑब्वियसली सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, आई थिंक ये काफी अच्छा करेंगे। सीमेंट तो देखिए वैसे भी पिछले 1 साल का ट्रेंड रहा है क्योंकि वो रियल एस्टेट के साथ साथ चला है, पर लग रहा है कि यहाँ से भी और चलेगा। और अल्ट्राटेक जैसे स्टॉक्स, गजब के फंडामेंटल्स, गजब के चार्ट्स, तो नो ब्रेनर होल्ड है। बट क्या आप इस लेवल्स पे ये सब स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं? मेरे को नहीं लगता है। आई थिंक अभी थोड़ा सा अफोर्डेबल हाउसिंग वाले स्टॉक्स में जाइए और अल्ट्राटेक को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, बट इस लेवल्स पे खरीदारी मत कीजिए। आपने एक रिपोर्ट भेजी है हमें जिसमें जिससे कुछ ग्राफिक्स हम प्ले कर रहे हैं। आपने एक सेक्टोरल ट्रेंड्स की बात की, उसमें नंबर 1 रैंक पर आपने रखा है मेटल्स को। क्या मेटल्स में यहाँ से एक सुपर साइकिल की शुरुआत दिख रही है आपको? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बेस कमोडिटीज़ में करेक्शन शुरू हो गया है। कॉपर, जिंक, इनमें हायर लेवल से हमने थोड़ी सी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। नहीं, मुझे लगता है कि मेटल्स ऑलरेडी एक सुपर साइकिल में है। आई थिंक लास्ट दिसंबर से ये ट्रेंड चालू हुआ था, और जब ये चालू हुआ पहले 3-4 महीने में लोगों को समझ में नहीं आया कि मेटल्स में ऐसा क्या स्ट्रेंथ है। और अभी जो चाइना का जो कमबैक है और जो ग्लोबल सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट्स है, ये सब के चलते मुझे लग रहा है कि मेटल्स में और तेजी बनी रहेगी। हाँ, आपने ठीक बोला कि थोड़ी बहुत करेक्शन हमने कमोडिटीज में देखी है, बट आई थिंक इट इज नॉर्मल। अगर आप 6 महीने का चार्ट कमोडिटीज का देखें तो अभी भी वो सब सारे अप ट्रेंड में है। सो मेटल्स हमारा फेवरेट है, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी 15% की तेजी इंडेक्स में आनी चाहिए। सो सारे जो टॉप स्टॉक्स है इंक्लूडिंग द पीएसयू नेम्स इन द मेटल स्पेस मेरे हिसाब से अच्छा करेंगे। सो मेटल्स और फार्मा एक्चुअली हमारी हाईएस्ट कन्विक्शन है अलोंग विद बैंक्स। और हमने पिछले 3 सालों में देखा कि इस मार्केट में जब आप आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में रहते हैं तभी अल्फा बनता है। बट अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो चल रहे नहीं है उसमें बने रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आजकल के मार्केट में काफी बड़ा रहता है। ओके, दूसरा जो आपका एक सेक्टर है नंबर 2 रैंक पर, वो है ऑटोज। ऑटोज में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। महिंद्रा जैसा स्टॉक डबल हो गया 6 महीने में। हाँ जी, आई थिंक जो हुआ गजब हुआ। इनफैक्ट 2 साल पहले अगर आप देखें, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी क्लोजली यूज करते हैं, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट्स पे ऑटो डिवाइडेड बाय द निफ्टी का अगर आप रेशियो चार्ट देखेंगे तो वहां पर हमने एक मेगा ब्रेकआउट पकड़ी थी, और उसके बाद अनबिलीवेबल मूव आया है सारे टॉप स्टॉक्स में भी। जैसे आपने करेक्टली कहा कि सारे टॉप स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप रिटर्न्स दिए हैं। इस लेवल्स पे आप एमएनएम, टाटा मोटर्स, बजाज, हीरो को आप खरीद नहीं सकते हैं।
सो मेरा मानना है कि ये सबको होल्ड करके रखिए, दे आर प्रॉक्सी टू द इंडिया स्टोरीज। अगर फिर भी लेना है तो आयशा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स हमें अच्छा लगता है, हमने रेकमेंड भी किया था 1 महीना पहले, वहां पर हमें डेफिनेटली और बड़ी तेजी लगती है। बट एज आई सेड, देखिए 23,000 के इंडेक्स में रिस्क रिवॉर्ड बहुत जरूरी होता है। वो रिस्क रिवॉर्ड मुझे एफएमसीजी, फार्मा, मेटल्स और बैंक्स में दिखता है। ऑटो, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, पीएसयू में नहीं दिखता है, उसको होल्ड कीजिए, बट वहां फ्रेश बाइंग मत कीजिए। ओके, ये ऑटो पे आपका ठीक है। अच्छा गौतम जी, जब हाउसिंग का आप जिक्र कर रहे थे और आपने जब उस कस्टम इंडेक्स की थ्योरी की बात की ना, तो मुझे हमारी वो मेरे ख्याल से आज से 3-4 महीने पहले जो बातचीत हुई थी केमिकल्स को लेकर, वो याद आ गई। केमिकल्स में बहुत डाउट्स रहे, उस वक्त की रैली कोलैप्स हुई, फिर थोड़ा सा एसआरएफ स्टेबल हुआ, यूपीएल में मूव आया, कुछ एमएनएज हुए, अभी आई थिंक यूपीएल ने और आरती इंडस्ट्रीज ने करार किया था। अभी केमिकल्स में सेलेक्टिवली आपकी बायस लिस्ट में क्या क्या अपीयर हो रहा है गौतम जी? हाँ, कुछ महीने पहले हमने केमिकल्स इंडेक्स के कस्टम इंडेक्स को देखा था और वहां पर लगा कि चलो ब्रेकआउट होगा। पर उसके बाद हुआ क्या कि सर्टेन स्टॉक्स के रिजल्ट्स उतने अच्छे आए नहीं, तो उसके कारण ये सेक्टर थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस मोड में वापस चला गया। बट अगर आपका 12 से 16 महीना का व्यू है, 15 महीना का व्यू है, तो केमिकल्स वापस आएगा। जैसे एसआरएफ अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है, आरती इंडस्ट्रीज अपने सपोर्ट पे है, दीपक नाइट्रेट का चार्ट बहुत अच्छा है, और नवीन फ्लोरिन अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स, अगर आपका 12 से 15 महीने का व्यू है, तो इस लेवल्स पे डेफिनेटली खरीदारी कर रहे हैं। बट अगर आप मोमेंटम चेस करना चाहते हैं तो केमिकल्स इज नॉट द स्पेस राइट नाउ, क्योंकि वहां पर अभी भी थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर हर रैली पे आती है और थोड़े बहुत फंडामेंटल कंसर्न्स अभी भी है। सो बाकी के सेक्टर्स आप मोमेंटम प्ले कीजिए और इस सेक्टर को आप थोड़ा सा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म रख के इस लेवल्स पे परचेज कीजिए। जी हाँ, याद रखिएगा गौतम जी ने जो बात कही, मोमेंटम प्ले के लिहाज से नहीं है। कॉन्ट्रा कॉल अगर कुछ लेके 1-2 रखनी है तो दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट मोमेंटम की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा गौतम जी, एक चीज़ जिसके बिना आई थिंक ये डिस्कशन पूरा नहीं होगा, और वो है आईटी। निफ्टी आईटी में एक पुलबैक नज़र आया। आई मीन जून तो शायद पूरा पुलबैक के नाम रहा। अब ये क्या था? आई मीन ये नेस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस और निफ्टी आईटी की वर्स्ट परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंशियल प्ले कर रहा था बाजार, वो था, या फिर बीच की जो अनसर्टिनिटी रही उसमें थोड़ा सा बाजार अपने आप को आईटी में ले गया? आपके अनुसार ये क्या था? क्या ये एक बड़े पुलबैक के लिए बेस क्रिएट किया है निफ्टी आईटी ने? आपका सेंस निफ्टी आईटी पर इस वक्त? देखिए, हमने कोविड लॉस से यही देखा है कि हर सेक्टर का अपना एक टाइम होता है, अपना एक जमाना होता है, और जब वो चलता है तो वो चलते ही जाता है, वो 3-6-9 महीने ऐसे ही चलता है। आईटी इंडेक्स एक ऐसे पॉइंट पे आ गया था जहां पर उसके फंडामेंटल्स थोड़े से स्ट्रेस्ड होने लगे थे, चार्ट्स भी थोड़े से स्ट्रेस्ड होने लगे थे। उसके कारण हमने 4 महीने का अंडर परफॉर्मेंस देखा। अब लग रहा है कि एक बार के लिए बॉटम बन गया और वो यहाँ से चल सकते हैं। पर देखिए, आज के मार्केट में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, और आईटी सेक्टर में अगर आप यहाँ पर कमिट करेंगे तो वो आपसे मेहनत कराएगा, क्योंकि मूव्स क्लीन नहीं है। फंडामेंटल्स अभी भी थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं। लोग अभी भी बोलते हैं कि एआई कैसे इंडियन आईटी कंपनीज को डिस्टर्ब करेगा, और नैस्डैक ने तो अच्छा किया ही है, बट इंडियन आईटी कंपनीज, अगर आप मिड कैप आईटी भी देखें तो वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है। कितने स्टॉक्स है जो 40, 50, 60 पी पे चल रहे हैं। तो आई थिंक ये मार्केट अब थोड़ा सा वैल्यू मार्केट हो गया है, जहां पर पी से 20 से नीचे है, वहां पर आई थिंक बेटर मूव्स, बेटर ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। सो आईटी लार्ज कैप हमारा प्रेफरेंस है, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा हमें अच्छा लगता है, बट वहां पर भी आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो अगर आपका 6 से 12 महीना का व्यू है, आईटी में कमिट कर सकते हैं, बट बाकी के जो 4 सेक्टर्स मैंने कहे, इंक्लूडिंग एफएमसीजी, मुझे लगता है कि बेटर मूव्स वहां मिलेंगे। मीनवाइल निफ्टी बैंक लेकर आइए एक बार 50-100 के पार होने की तैयारी यहाँ पर, और इसका सिंगल बिगेस्ट कारण है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, जो स्टॉक मार्केट के लिए अब तक दिक्कत का कारण बना हुआ था, आज यहाँ पर मोमेंटम डे हाई पर आया एचडीएफसी बैंक। एक बार निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर। एचडीएफसी बैंक का कंट्रीब्यूशन 130 पॉइंट का पॉजिटिव साइड पर, तो ये एकदम से घूमा और इसने पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को एक इंटरडे में एक अच्छी खासी स्विंग दी। गौतम जी, 2 और सेक्टर्स की बात करूंगा मैं आपसे, जो थोड़े नए सेक्टर्स हैं रिलेटिवली पिछले 3-4 साल के। पहले बात करते हैं ट्रैवल की, चाहे इंडियन होटल्स हो, चाहे इंटरग्लोब एविएशन हो, चाहे जीएमआर एयरपोर्ट हो। क्लियरली
बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं इंडियंस इस समय, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों, और ये दिख रहा है स्टॉक्स में। क्या ये इंटैक्ट है अभी भी? देखिए, मैं ज़्यादा फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक्स तो समझता नहीं हूँ, बट जो मैंने पिछले 4 सालों में देखा और जो हम अपने एनालिस्ट से बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि इंडिया जो एक सेविंग्स इकोनॉमी था, वो अब एक स्पेंडिंग इकोनॉमी में चला गया। क्योंकि आई थिंक कोविड के बाद लोग ये समझने लगे कि सेविंग्स करके ज़्यादा फायदा नहीं है, आज में जीना है, ट्रैवल करना है, रुपए स्पेंड करना है, और उसके कारण आई थिंक ये एक पूरा बूम पिछले 4 सालों में आया। इंडियन होटल्स तो देखिए हमारा एब्सोल्यूट फेवरेट रहा है पिछले 4 सालों से, और मुझे लगता है कि इन लेवल से भी ये स्टॉक डबल हो सकता है, 1000 के फिगर तक जा सकता है। हमने इसको 2 साल पहले अपनी दिवाली पिक में डाला था 200 रुपए में, और अभी भी जैसे मैंने कहा 1000-1200 तक ये आराम से जा सकता है। इंडिगो जितना बड़ा उसका मार्केट शेयर है, आई थिंक ये बनता ही था कि कभी ना कभी चलेगा, और अब क्योंकि इंटरनेशनल मोड में भी जा रहे हैं और जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये बड़ी थीम है। सो ओवरऑल अगर आप ये अनलॉक थीम जो हम लोग बोलते थे पुराने जमाने में, अनलॉक थीम है, ये अभी चलेगा। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज और अनलॉक ये 2 ऐसे थीम हैं जो अगले 3 से 5 साल हमारे पास विजिबिलिटी है। तो सारे जो टॉप 5, 7, 10 स्टॉक है, आई थिंक उसमें कमिटमेंट बना के रखिए, आई थिंक वो अभी भी रिवॉर्ड करेंगे। तो दूसरी थीम की बात कर रहा था, वो ये मैन्युफैक्चरिंग वाले नेम्स जैसे कि डिक्सन टाइप के स्टॉक्स, यहाँ पर एक अलग ही बुल मार्केट चल रही है, इसमें कोई व्यू? देखिए, मार्केट आजकल फ्यूचर को बहुत जल्दी डिस्काउंट कर देता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है, नो डाउट पिछले 12 से 18 महीनों से चल रही है, बट काफी जो पॉजिटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में है। तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल टू कमिट इनटू मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स एट दीज लेवल्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब अपने सपोर्ट लेवल से काफी दूर है। अगर आपको इंडिया स्टोरी प्ले करना है तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्लेस टू बी, और ये सब स्टॉक्स डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखिए, इनमें निकलिए मत। बट इस लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी मुझे तो नहीं समझ में आता है। आई थिंक वैल्यूएशंस भी थोड़े बहुत स्ट्रेच हो चुके हैं, और सारे जो अगले 5 साल के पॉजिटिव्स है वो आज प्राइस में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसीलिए दूसरे सेक्टर्स में मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर अगले 3 से 6 महीने में कभी भी करेक्शन आए, तब उसमें कमिटमेंट बनाइए। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई आपसे हर सेक्टर को लेकर। ये इस एक्सटेंडेड वीकेंड में, लॉन्ग वीकेंड में एयरलाइंस के लिए, होटल्स के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे आप भी क्या? कोई घूमने फिरने का प्लान? हाँ जी, हाँ जी, मेरे छोटे से तरह से मैं कंट्रीब्यूट जरूर करूंगा। गुड वन, गुड वन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौतम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय योर हॉलीडेज। और अनुज,